हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एमसीक्यू जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, उसमें आज हम लोग वैदिक एज के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रारंभिक वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत है। पहला है, ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा उपनिषद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा है आरण्यक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 श्लोक हैं। इसका दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट मंडल है। तो ये ऋग्वेद के बारे में जानकारी है। प्रारंभिक वैदिक काल में हम लोग केवल ऋग्वेद की ही संरचना को देखते हैं, और उत्तर वैदिक काल में जब जाते हैं हम लोग तो फिर वहां पे बाकी के जो 3 हमारे वेद हैं उसकी रचना मिलती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? ऑप्शन में है यमुना, गंगा, सरस्वती और सिंधु। तो जो सबसे अधिक बार है वो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, सबसे अधिक बार। लेकिन सरस्वती को ऋग्वेद में नदी तमा की उपाधि दी गई है, मतलब नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती है। यमुना का 2 बार हुआ है और गंगा का मात्र 1 बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित थी। ऑप्शन है कृषि पर, व्यापार पर, पशुपालन पर या फिर शिल्प उद्योग पर। तो जो प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन पर आधारित थी। प्रारंभिक वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि आर्य जो थे वो कई कबीलों में आए थे और कबीलाई जीवन ही व्यतीत कर रहे थे। अभी कृषि उतना डेवलप नहीं की गई थी। प्रारंभिक वैदिक काल के अंत में कृषि डेवलप होती है, और उत्तर वैदिक काल में जाकर हम लोग देखते हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप थे जो घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहे थे वो फिर धीरे धीरे स्थायी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। ऑप्शन में है जनपद, विश्व, राष्ट्र या महाजनपद। तो कौन सा इसमें सही रहेगा? जनपद, विश्व, राष्ट्र या महाजनपद। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विश्व। कैसे विश्व? तो सबसे जो छोटी इकाई थी वो कुल था, परिवार था। कई कुल के लोग मिलकर ग्राम बनाते थे। कई ग्राम जो मिलता था वो विश्व बनाता था, और विश्व कई जो मिलते थे वो जन बनता था। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया गया है इसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो विश्व ही दिया गया है। अब एक और इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि जो कुल होता था इसके हेड को कुलप कहते थे। कुलप। ग्राम का जो हेड होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। विश्व का जो हेड होता था वो विश्वपति कहलाता था, और जो जन का हेड होता था वो गोपा कहलाता था। जनेस्य या गोपा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक जनजाति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सम्राट, राजा, गोपति और सेनानी। तो इसके बारे में डिस्कशन हो गया है कि सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व और उसके बाद जन था। तो जन के हेड को, जन के मुखिया को या तो जनेस्य कहते थे या फिर गोपा कहते थे। ठीक। गोपा या गोपति। तो राइट आंसर क्या होगा? गोपति। अभी तक केवल जन तक ही सीमित था, महाजनपद में या जनपद में प्रवेश नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सी सभाएं विद्यमान थी? ऑप्शन में है सभा, समिति, विदथ, और इसमें ए है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है तीनों। तो पहले इन सभाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सभा किसे कहते थे? सभा उससे कहते थे जिसमें या तो बुजुर्ग लोग शामिल होते थे या तो बड़े सम्मानित लोग या ब्राह्मण शामिल होता था। समिति किसको कहते थे? समिति में कॉमन मैन शामिल होता था, आम आदमी शामिल होता था। विदत किसे कहते थे? विदत एक ऐसा परिषद होता था जिसका काम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉर ब्यूटी, मतलब
वार बूटी मतलब कि जो आपके हथियार हैं उसका विपणन करता था, उसको बांटता था। इसके अलावा परिषद होती थी जो आधुनिक लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान परिषद के समान थी, और इसके अलावा एक और समिति होती थी जिसको बोलते थे गण। ये क्या होता था? ये हाईली एडवाइजरी बॉडी होती थी जो कि सलाह देती थी, सबसे बड़ी सलाह वाली ये समिति होती थी। ठीक, तो इतना है। अब राइट आंसर क्या होगा कि प्रारंभिक वैदिक काल में सभा भी थी, समिति भी थी, विदत भी था, परिषद भी था और गण भी था। तो सारे रहेंगे तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद में प्रयुक्त गविष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो ऋग्वेद में गाय का बड़ा इंपॉर्टेंट था और गाय से रिलेटेड कई शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उसमें से एक शब्द गविष्टि भी था, एक शब्द गोधूली भी था, एक शब्द गौधूम भी था। ये सब शब्द दिखा रहे हैं कि गाय का कितना इंपॉर्टेंट था। तो गविष्टि शब्द का मतलब होता था गायों की खोज, गायों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक लोगों को किस धातु का ज्ञान था? तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन को जिस धातु का ज्ञान था वो धातु थी तांबा, कॉपर। वैदिक काल के लास्ट में, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभिक वैदिक, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? तांबा। लोहा से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है कि उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ तो लोहे को उस समय कृष्ण अयस कहा जाता था, कृष्ण अयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की बड़ी ही अच्छी स्थिति थी, अच्छा पोजीशन था समाज में उनका। उनको सभा समिति में स्थान मिलता था, उसमें वो भाग ले सकती थी। तो ऑप्शन देखते हैं। पूर्ण पर्दा प्रथा था? तो नहीं। शिक्षा से वंचित थी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, शिक्षा का पूरा अधिकार होता था। इवन ऋग्वेद के कई श्लोकों की रचना महिलाओं ने की है। धार्मिक क्रियाओं में भागीदारी होती थी? बिल्कुल सही है। सती प्रथा प्रचलित थी? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? तो ये ऋग्वेद की बात हो रही है, मतलब प्रारंभिक वैदिक काल की बात हो रही है। प्रारंभिक वैदिक काल में तीन ही देवता इंपॉर्टेंट थे। एक थे इंद्र, दूसरे थे वरुण और तीसरे थे अग्नि। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंद्र का था। तो राइट आंसर क्या होगा? इंद्र। नेक्स्ट है वैदिक दर्शन में ऋत का अर्थ है। ऑप्शन है पहला यज्ञ, दूसरा नैतिक एवं ब्रह्मांडीय व्यवस्था, तीसरा है दान और चौथा है मोक्ष। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऋत का अर्थ होता था नैतिक एवं ब्रह्मांडीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर वैदिक काल की चर्चा हो रही है। ऋग वैदिक काल में जौ, गेहूं, बाजरा ये सब प्रचलित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चावल ज्यादा प्रचलित हो गया था। प्रमुख फसल चावल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक समाज की विशेषता थी, क्या विशेषता थी? तो ऑप्शन में है वर्ण व्यवस्था का ह्रास, कठोर जाति व्यवस्था, सामाजिक समानता, वर्णों में समान अधिकार। तो जब प्रारंभिक वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था काफी सरल थी। वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर होता था, लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। मतलब वर्ण व्यवस्था काफी कठोर हो गई, कठोर जाति व्यवस्था हो गई। ठीक, तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण जोड़ा गया? तो ऋग्वेद में जब 10वां मंडल हम लोग देखते हैं, पुरुष सूक्त, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, इसमें वर्ण व्यवस्था का निर्धारण बताया गया है और प्रारंभ में तीन ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उत्तर वैदिक काल में एक वर्ण और जोड़ दिया गया जिसको बोलते हैं शूद्र वर्ण। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा द्वारा उपज के हिस्से के रूप में लिया जाने वाला कर कहलाता था। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कितने प्रकार के कर होते थे। तो ऋग वैदिक काल में एक ही कर होता था जिसे बलि कहते थे, और ये भी
कंपलसरी नहीं था, आपका मन हो राजा को आप जाके बलि दे दीजिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये बलि जो है, ये टैक्स जो है कंपलसरी हो गया। बलि क्या होता, एक प्रकार का आपका टैक्स था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि को लेकर एक कई और प्रकार के टैक्स जुड़ गए। जैसे एक टैक्स था भोग, एक टैक्स था भाग। तो भाग क्या था? भाग वो था जो आपका जो उपज होता था कृषि में, उसका एक हिस्सा राजा को देना पड़ता था, उसे ही भाग कहते थे। और यही पूछा हुआ है, राजा द्वारा उपज के हिस्से के रूप में लिया जाने वाला कर, तो ये भाग होगा। राइट आंसर भाग होता। भोग क्या था? भोग वो था कि जो सेरेमोनियल गिफ्ट था, मतलब कोई त्योहार मन रहा है, कोई फंक्शन मन रहा है और आप उस फंक्शन में ले जाकर राजा को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दे दिए, उसको भोग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यज्ञीय अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है। यज्ञीय अनुष्ठानों का ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो राइट आंसर क्या है इसका? ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि वेद को अगर आपको समझना है तो आपको एक तो ब्राह्मण का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा वेदांग का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप वेद को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। और वेद में ही यज्ञ अनुष्ठान है, इसीलिए आपको ब्राह्मण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मण। नेक्स्ट है कर्म कांड से दर्शन की ओर संक्रमण किसमें स्पष्ट है? मतलब जो यज्ञीय विधान है उसको छोड़कर पूरी तरीके से दर्शन पर आश्रित हो जाना, तो इसमें दर्शन उपनिषद में बताया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अरण्यक में नहीं बताया गया है। उपनिषद में पूरी दर्शन की ही बात है और इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, उपनिषद। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर वैदिक राजनीति की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन में क्या है? ए राजसत्ता का सुदृढ़ीकरण, जनसभाओं का पतन, वंशानुगत राजतंत्र और डी है क्षेत्रीय राज्यों का अभाव। तो क्या होगा राइट आंसर? उत्तर वैदिक काल की विशेषता नहीं है, मतलब उत्तर वैदिक काल में इसमें से कौन सा चीज नहीं था? तो इसमें क्षेत्रीय राजाओं का अभाव, बाकी राज सत्ता का सुदृढ़ीकरण उत्तर वैदिक काल में हो गया था। जनसभा जैसे सभा समिति विदत परिषद, इनका इंपॉर्टेंस घट गया था। क्यों? क्योंकि राजा जो है वो सर्व शक्तिशाली हो गया था। वंशानुगत राजतंत्र हो गया था, मोनार्कियल जो सिस्टम था वो हेरिडेटरी हो गया, वंशानुगत हो गया। तो एक ही चीज बचता है इसमें, क्षेत्रीय राज्यों का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ये होना चाहिए गोत्र शब्द का अर्थ क्या था? तो ऑप्शन में देखते हैं, पेशा, दूसरा ऑप्शन है समान पूर्वज से उत्पन्न वंश, निवास स्थान या कबीलाई कार्य। तो गोत्र उसी सिस्टम को कहते थे जो समान पूर्वज से उत्पन्न वंश होता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज भी देख लीजिए आप लोग, भारद्वाज गोत्र हैं, ठीक, कश्यप गोत्र है, तो ये लोग, ये दर्शाता है गोत्र कि एक ही पूर्वज से आप उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए समान गोत्र में विवाह संस्कार नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, लोहे को कृष्ण अयस कहा गया, कहां पे कहा गया? ऑप्शन है ऋग्वैदिक ग्रंथों में, उत्तर वैदिक ग्रंथों में, उपनिषद में या अरण्यक में। तो ऋग्वेद के समय में लोहे का तो ज्ञान ही नहीं था, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का ज्ञान होता है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक। नेक्स्ट है, राजा की सर्वोच्चता दर्शाने वाला यज्ञ था। ऑप्शन है राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या अग्निहोत्र यज्ञ। तो राजा की सर्वोच्चता कौन दर्शाता है? राजसूय यज्ञ। ये कब होता था? कि जब राजा का कोरोनेशन होता था, जब वो राजगद्दी पर बैठता था, और राजगद्दी पर बैठने का मतलब ही है कि वो सर्वोच्च बन गया है। वाजपेयी यज्ञ क्या है? कि राजा की शक्ति को प्रदर्शित करने वाला है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? कि राजा के क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला है। और अग्निहोत्र यज्ञ क्या है? कि राजा के, ये भी एक तरीके से शक्ति को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो सब शक्ति या क्षेत्र को है, लेकिन सर्वोच्चता दिखाने का यज्ञ क्या है? राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? ऑप्शन है संस्थागत शिक्षा पर, गुरुकुल प्रणाली पर, लिखित परीक्षा पर, राज नियंत्रित शिक्षा पर। तो राइट आंसर सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, गुरुकुल प्रणाली पर। और गुरुकुल प्रणाली यहाँ पर जो होती थी वो श्रुति या स्मृति पर आधारित होती थी, श्रुति और स्मृति पर आधारित।
मतलब अभी भी लिखने वाला सिस्टम नहीं था। श्रुति या तो सुनकर वेद को अध्ययन किया जाता था या फिर उसे याद कर लिया जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता थी, क्या थी? ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। तो मूर्ति पूजा, कठोर एकेश्वरवाद, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ, भक्ति आंदोलन। तो मूर्ति पूजा नहीं थी, कठोर एकेश्वरवाद ये भी नहीं था, कठोरता तो थी ही नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर? प्रकृति पूजा एवं यज्ञ, यही विशेषता थी। प्रकृति के रूप में आप देख ले कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो वर्षा के देवता थे, वरुण जो जल के देवता थे, और अग्नि आग, तो इनका पूजा किया जाता था, मतलब प्रकृति पूजा ही होती थी। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों में निष्क का अर्थ है। ऑप्शन है भूमि अनुदान, सिक्का, आभूषण या कर। तो निष्क आभूषण होता था, दो तरीके के आभूषण थे, एक था निष्क और दूसरा था सतमान। निष्क और सतमान, निष्क स्वर्ण का आभूषण था और सतमान चांदी का आभूषण था, और इसी के थ्रू, इन्हीं ऑर्नामेंट के थ्रू विपणन होता था, व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट है, उपनिषदों का केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत है। तो इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि उपनिषद केवल फिलॉसफी दर्शाते हैं, दर्शन दर्शाते हैं। तो दर्शन आधारित किस पे था? तो ऑप्शन है यज्ञ पे, भक्ति पे, कर्म एवं मोक्ष पे या बहुदेववाद पे। तो फिलॉसफी आधारित थी कर्म एवं मोक्ष पे। ज्यादातर जितने उपनिषद हैं सब में या तो कर्म की बात की गई है या मोक्ष की बात की गई है। तो ये वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसका एक और पार्ट हम लोग लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। अगर चैनल आपको ओडिसी चैनल अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और इस सीरीज में हम लोग एमसीक्यू के साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देते हैं, बहुत ही क्रक्स फॉर्म में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में देते हैं। तो बहुत जल्द हम लोग वैदिक एज से रिलेटेड ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों के बारे में बहुत ही क्रक्स एक इंफॉर्मेशन लेकर भी आएंगे। धन्यवाद।